दोस्तों, आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक जंगल है जिसका नाम है मंगलौर गुज्जर का जंगल। इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और इस जंगल के बीचों बीच एक रास्ता भी निकला हुआ है और ये जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसी जंगल की झाड़ियों के बीचों बीच एक 14 साल की मासूम बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके शरीर के कई अंगों में चोटें होती हैं और उन चोटों से खून रिस रहा होता है। इस बच्ची के मुंह में और नाक में और प्राइवेट पार्ट में भी चोटें होती हैं और यहाँ से भी ब्लड रिस रहा होता है। इसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते, पास में ही फटे कपड़े पड़े होते हैं, कहीं इसकी चप्पल पड़ी हुई होती है, कहीं इसके अंडरगारमेंट्स पड़े हुए होते हैं। जब इस बच्ची को आधी रात को होश आता है तो तकलीफ से करा उठती है और उठकर वो उस रास्ते की तरफ जाना चाहती है, लेकिन शरीर में इतनी चोटें थी कि ये बच्ची उठ नहीं पाती और दर्द से करा उठती है। वो लाख कोशिश करती है लेकिन उठकर खड़ी नहीं हो पाती। वो बार बार कोशिश करती है उस रास्ते की तरफ जाने के लिए, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं देता और बेबस होके निढाल होके वहीं पर पड़ी रहती है और अब सुबह होने का इंतजार करने लगती है। आखिरकार कौन थी ये बच्ची और इसके साथ क्या हुआ था और इस बच्ची को इस घने जंगल में कौन लेकर आया था, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने और समाज में ऐसी कोई भी घटना घटे वो हम आप तक पहुंचा सकें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। उसी आगरा जिले का एक थाना है सिकंदरा और सिकंदरा थाना क्षेत्र का ही एक गांव है मंगलौर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में होली का पर्व बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में रंगों का त्योहार होता है और हम लोग एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। होली का पर्व आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का एक गांव है मंगलौर और उस गांव में भी 9 मार्च 2023 को होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर कोई होली के पर्व में डूबा हुआ था और मस्ती भरे अंदाज में अपने दोस्तों से मिल रहे थे, गुलाल लगा रहे थे। और उसी गांव में एक लड़की रहती है नीलम, जो कि 14 साल की है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी होली मनाने अपने मौसी के घर जा रही हूँ और वहीं जाकर मैं होली खेलूंगी। तभी नीलम की माँ कहती है कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाओ, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। तभी नीलम हाँ में सिर हिलाती है और वहां से अपने मौसी के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन शाम के 7 बज चुके थे और नीलम अभी तक अपने घर वापस नहीं आई थी। तभी घर के लोग कुछ परेशान होते हैं और नीलम की माँ कहती है घर वालों से कि नीलम अपने मौसी के घर गई हुई थी और अभी तक घर नहीं आए। तभी उनके घर वाले कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने बहन को फोन लगाकर पूछ लो। तभी वो नीलम की माँ अपनी बहन को फोन लगाती है और कहती है कि नीलम को घर भेज दो। लेकिन वहां से जवाब आता है कि नीलम तो मेरे यहाँ आई ही नहीं है। इतना सुनकर नीलम की माँ थोड़ा सा परेशान होती है, लेकिन वो सोचती है हो सकता है सहेलियों के यहाँ गई हो और डर की वजह से उसने मौसी का नाम ले लिया हो। तभी नीलम की माँ नीलम की सहेलियों को फोन लगाकर पूछती है कि नीलम तुम्हारे यहाँ आई है क्या। तभी उन बच्चियों का भी जवाब होता है कि नहीं आंटी, नीलम तो हमारे यहाँ नहीं आई। अब नीलम की माँ की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब वो परेशान होने लगती है कि आखिरकार नीलम कह के तो मौसी के घर गई थी, लेकिन मौसी के घर भी नहीं गई और ना ही अपनी सहेलियों के पास गई है, तो आखिर गई कहाँ होगी। और अगर कहीं गई भी होती तो अब तो रात होने को आ गई है, अभी तक तो उसको घर आ जाना चाहिए था। और ये बात वो अपने घर वालों को बताती है
तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और नीलम को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी उनके साथ में गांव वाले भी नीलम को ढूंढने में उनका साथ देते हैं और इधर उधर पूरा गांव ढूंढ मारते हैं, लेकिन नीलम कहीं नहीं मिलती और हार थक कर नीलम के घर वाले वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन यानी कि 10 मार्च एक गार्ड है जयप्रकाश, जो कि गार्ड की नौकरी करता है और नाइट ड्यूटी थी उसकी, और वो अगले दिन सुबह यानी कि 10 मार्च को ड्यूटी पूरी करके वो अपने घर जाने लगता है। और इस जयप्रकाश का जो घर होता है वो इसी जंगल से जो रास्ता होके गुजरता है, उसी जंगल से होके जाना पड़ता है इस जयप्रकाश को अपने गांव। जैसे ही जयप्रकाश उस जंगल से गुजर रहा होता है, तभी नीलम की नजर इस गार्ड पर पड़ती है और नीलम हाथ का इशारा देकर उस गार्ड को अपनी तरफ बुलाती है। जब नीलम उस गार्ड को हाथ देती है, तभी ये गार्ड भी नीलम को देख लेता है और जैसे ही नीलम के पास पहुंचता है तो गार्ड नीलम को देखकर परेशान हो जाता है और पसीने पसीने हो जाता है और वो हैरत में पड़ जाता है कि इस बच्ची की तो दुर्दशा बहुत खराब है और इसने जो कपड़े भी पहन रखे हैं वो भी कई जगह से फटे हुए हैं। वो तुरंत अपने गमछे को उस बच्ची के ऊपर डाल देता है और उस बच्ची से पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। लेकिन नीलम उस गार्ड की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसका गला पूरी तरीके से सूजा हुआ था और वो घबराई हुई भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो गार्ड की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन गार्ड लगातार उससे बात करने का प्रयास करता रहता है और उससे बार बार पूछता है कि बेटी आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। नीलम भी बोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में इतनी ज्यादा सूजन थी और गला इतना सूजा खुश्क था कि वो उसकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन नीलम हिम्मत करके उस गार्ड से बोलती है कि भैया मैं अपने भाई का नंबर बताती हूँ और आप मेरे भाई को फोन करके मेरे घर वालों को बता दो। तभी नीलम गार्ड को अपने भाई का नंबर बताती है और जैसे ही गार्ड उस नंबर को मिलाने लगता है, तभी नीलम फिर बेहोश हो जाती है। गार्ड ने जब नंबर मिलाया तो उस तरफ से नीलम के भाई ने फोन उठाया और पूछता है आप कौन बोल रहे हैं। तभी वो गार्ड कहता है कि तुम्हारी बच्ची मैंगलोर के जंगल में पड़ी हुई है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और जितनी जल्दी आप लोग आ सकते हो उतनी जल्दी आ जाइए। तभी उसके घर वाले आनन फानन में वहां पर पहुंच जाते हैं और जब अपनी बच्ची की हालत देखते हैं तो उनके मुंह से चीखें निकल जाती हैं और तत्काल में वो पुलिस को सूचना देते हैं और देखते ही देखते वहां पुलिस भी आ जाती है और गांव के और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जो भी उस बच्ची की हालत को देखता उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। पुलिस उससे कुछ पूछना चाह रही थी नीलम से, लेकिन नीलम उनकी किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो एक तो बेहोशी हालत में थी। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि सबसे पहले इस बच्ची को अस्पताल लेकर चलो, पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, पूछताछ बाद में हो जाएगी। और आनंद फानन में इस बच्ची को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। वहां पर इस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के कई घंटे तक पुलिस वहां पर इंतजार में बैठी रहती है बच्ची के होश में आने की, क्योंकि उनको उस बच्ची का बयान भी दर्ज करना था। लेकिन उस बच्ची को होश में आने के कई घंटे लग जाते हैं और जब वो होश में आती है तभी पुलिस वाले उससे बयान लेना चाहते हैं, लेकिन उस बच्ची के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है और ना ही वो कुछ पुलिस वालों को कोई जवाब देती है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल से कहते हैं कि बच्ची के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, बच्ची बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई है और तुम लोग इससे प्यार से फुसलाकर बात करो, हो सकता है कि ये बच्ची तुम्हें कोई बयान दे दे। तभी वहां पर लेडी कांस्टेबल उस बच्ची से बहुत ही प्यार से और फुसलाकर उसका बयान लेने की कोशिश करते हैं। तभी नीलम हिम्मत जुटाकर उनको बयान देती है। वो लेडी कांस्टेबल पूछती है कि बेटा तुम जंगल में कैसे पहुंची। तभी नीलम कहती है कि मैं जब घर से अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी
तभी रास्ते में मुझे एक लड़का मिलता है जो कि बाइक में था, और वो मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी मैं कह देती हूँ कि मैं अपने मौसी के यहाँ जा रही हूँ। तभी वो बाइक सवार लड़का मुझसे कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ और बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगा। और मैं उसके साथ बैठकर चली गई। लेकिन वो लड़का मौसी के घर ना ले जाकर मुझे जंगल की तरफ ले जाता है, और मैंगलोर के जंगल के पास में ले जाकर बाइक खड़ी कर देता है और मुझसे कहता है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, और एक काम करो, तुम यहीं पर खड़ी रहो और मैं फ्रेश हो लेता हूँ, और जब तक तुम ये पानी पी लो। और वो मुझे बोतल में पानी देता है, और जैसे ही मैं वो पानी पीती हूँ उसके बाद में फिर मुझे कोई होश नहीं रहता। तभी पुलिस को नीलम की बातों पर कुछ शक होता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे नीलम कुछ छिपा रही हो और ये सच नहीं बता रही, क्योंकि नीलम 14 साल की एक समझदार बच्ची थी। अगर वो लड़का इसको मौसी के घर ले जाने के लिए बाइक पे बैठाया था, और जब इसको मौसी के घर न ले जाकर अगर वो जंगल की तरफ जा रहा था, तो इतनी आसानी से नीलम उस लड़के के साथ चली कैसे गई, उसका विरोध क्यों नहीं किया। ये बात पुलिस के समझ में नहीं आती। तभी एसएचओ साहब उस लेडी कांस्टेबल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो बच्ची जो बयान दे रही है, ये कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है, और इससे फिर प्यार से फुसलाकर पूछो कि जो सच बता दे, और ये ऐसा मुमकिन नहीं है जैसे बच्ची बता रही है। तभी वो लेडी कांस्टेबल फिर प्रयास करती है और उस नीलम से कहती है कि बेटा, तुम्हें डरने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है वो बताओ, और ये जो तुम बता रही हो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, और सच क्या है वो तुम ही बता पाओगी, और जब तुम सच बताओगी तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जिसने भी तुम्हारे साथ इतनी दरिंदगी की है उसको हम सजा कैसे दिला पाएंगे। तभी वो लड़की फिर बोल पड़ती है कि दरअसल मैं अपने एक दोस्त गणेश के साथ गई हुई थी। दरअसल उसका सुबह ही फोन आता है गणेश का, और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूं और तुम मुझे गांव के बाहर मिलो। तभी मैं अपने माँ से झूठ बोलकर घर से जाती हूँ कि मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं गणेश से मिलने के लिए गांव के बाहर गई थी, और जैसे ही मैं गांव के बाहर जाती हूँ गणेश से मिलने, तभी गणेश कहता है कि यार यहाँ पर तो बहुत लोग हैं, चलो हम लोग रोनकता चलते हैं और वहीं पर होली खेलेंगे। तभी मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर रोनकता चली जाती हूँ, और हम लोग वहां पर मिठाइयाँ भी खाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे गणेश अपनी बाइक में बैठाकर मंगलोर के जंगल ले जाता है। इतना सुनते ही एसएचओ साहब एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि इस 14 साल की बच्ची के साथ में एक दरिंदगी हुई थी और इसको जान से मारने का प्रयास किया गया था, इसलिए इस केस को वो हल्के से नहीं लेना चाहते थे, और वो पुलिस की कई टीमें बनाते हैं और इस केस को सुलझाने के लिए लग जाते हैं। तभी परिवार के लोगों की कॉल डिटेल निकाली जाती है। तभी उसके माँ के फोन से एक नंबर पर बार बार फोन किया जा रहा था। जब उस नंबर को चेक किया जाता है तो वो नंबर गणेश के नाम से ही रजिस्टर्ड था, लेकिन नीलम की माँ को इस बात का कोई पता नहीं था कि नीलम उसके फोन से गणेश को फोन करती है, और पुलिस गणेश तक पहुंच जाती है और गणेश को हिरासत में ले लेती है। और जब गणेश से पूछताछ की जाती है तो पहले तो शुरू में वो भी जैसा हर अपराधी करता है वो भी टालने की कोशिश कर रहा था और इधर उधर की कहानियां सुना रहा था। वो पुलिस से कह रहा था कि सर, नीलम मेरे साथ गई जरूर थी, लेकिन हम लोग रोनकता गए, वहां पर मिठाई खाई, और उसके बाद में नीलम को मैंने गांव के बाहर ही छोड़ दिया था। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और दबाव में लेती है तो फिर गणेश टूट जाता है, और गणेश जो कहानी बताता है उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये गणेश कोई इंसान नहीं जल्लाद है। दरअसल गणेश बताता है कि जब मैं नीलम को रोनकता लेकर गया तभी मैंने अपने दोस्त संतोष को भी वहां पर बुला लिया था, और हम लोगों ने वहां मिठाई भी खाई, और एक ढाबे में जाकर हम लोगों ने खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद
हम लोग फिर मंगलौर की जंगल की तरफ आ गए, क्योंकि हमारी नीयत नीलम के ऊपर खराब हो चुकी थी। और जब हम नीलम को जंगल लेकर पहुंचे तो नीलम के साथ हम शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी, लेकिन नीलम हर बार विरोध कर देती थी। लेकिन हमारी नीयत अब ज्यादा खराब हो चुकी थी और हम किसी भी हालत में इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। तभी हम नीलम से जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन नीलम भरपूर विरोध करती है। जब हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, तभी हम दोनों मिलकर, मैं और संतोष, इसको पहले पिटाई करते हैं, फिर इसके सारे कपड़े उतार देते हैं और इसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। और बारी बारी मैंने और संतोष ने इसके साथ में रेप किया। और रेप करने के बाद जब हमें लगा कि अब ये घर जाकर अपने घर वालों को सब सच बता देगी, तब हम लोग पकड़े जाएंगे। इसी के चलते संतोष ने इसके गले पर फंदा लगा दिया था। लेकिन संतोष को लगा कि ये अभी शायद मरी नहीं है, तभी इसके बाल पकड़ के हमने पेड़ पर कई बार इसके सर को पेड़ से भेड़ दिया था, जिससे इसके कई जगह चोटें भी आई। उसके बावजूद हमें लगा कि अभी भी ये मरी नहीं है। तब हम लोग दोबारा इसका फिर गला घोंटते हैं और गला घोंटने के बाद जब हम जाने लगते हैं तो हमें अपनी तसल्ली करने के लिए वहीं पर पड़े पत्थर से भी इसके मुंह पर वार कर देते हैं। अब क्योंकि दोनों, गणेश और संतोष ने शराब भी पी रखी थी और शराब के वो नशे में भी थे, और वहीं पर जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी, उस शराब की बोतल को भी हमने नीलम के प्राइवेट पार्ट में डालने की कोशिश की थी। और जब हमें इत्मीनान हो गया कि ये मर चुकी है, तब हमने इसको झाड़ियों के बीच में फेंक दिया था और अपने घर चले गए। लेकिन जैसे ही हमें अगले दिन पता चला कि नीलम जिंदा है, तो हम लोग बचने के उपाय ढूंढने लगे। लेकिन पुलिस ने यह बयान सुनने के बाद में गणेश के दोस्त संतोष को भी हिरासत में ले लेती है और इनके द्वारा दिया गया बयान और नीलम के द्वारा दिया गया बयान, इन दोनों को मिलाकर एक चार्जशीट बनाते हैं और न्यायालय में पेश कर देते हैं और इनको, गणेश और संतोष को, दोनों को जेल भेज देते हैं। लेकिन वहीं पर एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ में इतनी बर्बरता से और इतनी दरिंदगी के साथ में कुकत किया गया था, इसलिए कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान लेकर इसमें तत्परता दिखाती है और महज 4 महीने के अंदर ही इन दोनों अपराधी गणेश और संतोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। और दोस्तों, हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, क्योंकि आजकल बच्चे नादानी में ऐसा कदम उठा जाते हैं जिसकी भरपाई घर वालों को तो करनी पड़ती है, लेकिन उनको भी भुगतनी पड़ती है। अपने बच्चों को संभाल कर रखें और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देते रहें और समाज के भलाई और बुराई के बारे में भी बच्चों को समझाते रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।